स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। साल था 1966। 1 सितंबर का दिन था जब लद्दाख में अलची के पास एक छोटा सा गांव है उलेक टोकपो। उलेक टोकपो में सोनम वांगचुक का जन्म होता है। ये छोटा सा गांव ऐसा था जहाँ पे स्कूल्स थे नहीं। बचपन में ही उनको स्कूली शिक्षा उतनी नहीं मिल पाई शुरुआत से ही, और इसी की वजह से 9 साल की उम्र तक उनकी जो माँ थी उन्होंने उन्हें घर पे पढ़ाया था। सोनम वांगचुक को घर पे उनकी माँ उनकी जो नेटिव लैंग्वेज लद्दाखी लैंग्वेज उसमें शिक्षा देती थी, उनको पढ़ाती थी, जो जो नेसेसरी चीज़ें थी, नेचर के बारे में, कम्युनिटी के बारे में पढ़ाती थी। उस पर भी उनको ध्यान देना सिखाया गया बचपन से ही। 9 साल की उम्र में, ये साल था 1975। 1975 में सोनम वांगचुक जब 9 साल के थे इस समय, तब उनके पिता जो सोनम वांग्याल जिनका नाम था, वो मिनिस्टर बनते हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में। 75 में जब वो मिनिस्टर बने तो ये जो पूरा परिवार था वो शिफ्ट हुआ श्रीनगर। श्रीनगर पहुंचने के बाद में यहाँ पे सोनम वांगचुक को एक प्रॉपर जो स्कूल है उसमें एडमिशन कराया जाता है। उनका स्कूल में दाखिला हुआ। अब इस स्कूल के अंदर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू इन सभी में पढ़ाई होती थी। सोनम वांगचुक को ये भाषाएं जो थी वो आती नहीं थी, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या भी थी उनके लिए। इसी वजह से बताते हैं कि स्कूल में ना सिर्फ उनके साथी जो छात्र थे वो, बल्कि उनके जो टीचर्स थे वो भी उन्हें बहुत बार निगलेक्ट किया करते थे, उनको ह्यूमिलेट किया करते थे, क्योंकि उनका अपीयरेंस भी बिल्कुल अलग था। वो दिखने में अलग लगते थे। टीचर्स और क्लासमेट से ह्यूमिलेशन लगातार झेलते थे और इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। श्रीनगर में अब ये सब झेलने के बाद करीब 2 साल निकलते हैं और 1977 में 11 साल की उम्र थी सोनम वांगचुक की। वो एक ऐसा स्टेप लेते हैं जो एक उनका पहला स्टेप माना जा सकता है, एक हिम्मत वाला। तो एक इस तरह का स्टेप उन्होंने लिया कि ट्रेन पकड़ी श्रीनगर से दिल्ली की और सीधा दिल्ली आ जाते हैं। अकेले दिल्ली ट्रेन में बैठ कर आ गए, 11 साल की उम्र, और यहाँ जो विशेष केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पे सीधे पहुँच जाते हैं उस केंद्रीय विद्यालय में, और वहाँ के प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर दाखिल होते हैं। प्रिंसिपल के पास पहले बातचीत करने से प्रिंसिपल ने मना किया था, क्योंकि पता नहीं था कि कौन आने वाला है, कौन है, पहले से कोई अपॉइंटमेंट फिक्स था नहीं। लेकिन यहाँ पे वो जबरन वहाँ पे बैठकर अपनी ज़िद के साथ में कुछ आगे करने की ज़िंदगी के अंदर उस प्रिंसिपल से बातचीत करते हैं। और प्रिंसिपल से बातचीत उन्होंने ये की कि एक अर्जी थी, एक रिक्वेस्ट थी कि उन्हें यहाँ पे मौका दिया जाए विशेष केंद्रीय विद्यालय स्कूल के अंदर, और यहाँ उनकी आगे पढ़ाई की जाए, उनको एडमिशन दे दिया जाए। प्रिंसिपल ने उन्हें मौका दिया और इसी के बाद सोनम वांगचुक को एक नई ज़िंदगी मिली। कॉन्फिडेंस जो था, जो अब तक 2 साल में जा चुका था क्योंकि ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा था, वो वापस आया। और इसके बाद फाइनली अपना ये जो स्कूल था उन्होंने वो यहाँ से कंप्लीट किया। बाद में यहाँ से आप श्रीनगर पहुँचते हैं 12th के बाद। श्रीनगर जब पहुँचे तो ये वो समय था, आप देखिए कि पढ़ाई में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ थे, बहुत ही अच्छा उनका दिमाग था, तो ब्रिलियंट स्टूडेंट माने जाते थे। उनका मन था इंजीनियरिंग करने का, लेकिन पिता जो थे सोनम वांग्याल वो नहीं चाहते थे कि इंजीनियरिंग करें, और इसकी वजह से कई बार बाप बेटे के बीच में झगड़ा भी हुआ। कई बार उनको अपने पिता से झगड़ना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी ज़िद पे अड़े हुए थे। पिता जब नहीं माने तो सोनम वांगचुक ने यहाँ खुद अपने जो साथी स्टूडेंट्स थे, जो उनके साथ के उनके एकदम जो हम उम्र बच्चे थे, उनको ट्यूशन दे देकर पैसे कमाए, वो पैसे जुटाए, और उसके बाद श्रीनगर के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जो आज NIT श्रीनगर है वहाँ पे एडमिशन लिया बीटेक के लिए। इंजीनियरिंग उन्होंने की यहाँ से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना बीटेक कंप्लीट करते हैं साल 1987 तक। इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई और इसके बाद अब उनका जो एक तरह से सोशल वर्क में और एक एक्टिविस्ट की जो जर्नी थी वो यहाँ से शुरू होने वाली थी। साल था 1988 जब सोनम वांगचुक ने अपने भाइयों के साथ और बाकी और 5 अपने साथियों के साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इसका नाम था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, सेकमॉल। सेकमॉल जो था इसको शुरू किया गया, और इसके इनिशियल जो फंड्स थे उनको कलेक्ट करने के लिए अलग अलग कल्चरल शोज़ जो थे वो किए गए इन 5 लोगों के, करीब जो है 5 साथी और उनके भाइयों का जो ग्रुप था उसके द्वारा। पहले ये कल्चरल इवेंट्स करते, शोज़ करते, वहाँ से फंड्स कलेक्ट करते सेकमॉल को आगे चलाने के लिए। मेनली सेकमॉल का जो गोल था वो ये था कि लद्दाख की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारा जाए, टीचर्स को ट्रेन किया जाए, ताकि जो पढ़ाई है वो एक्टिविटी बेस्ड हो, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं हो, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई हो, एंगेजिंग बनाया जाए उस पढ़ाई को, जिससे बच्चों को और ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि दिक्कत एक ये थी कि उस समय लद्दाख में 95%, ये बताया जाता है कि 95% ऐसे स्टूडेंट थे जो 10th में फेल हो रहे थे। वजह इसकी कई सारी थी। वजह ये भी थी कि जो उर्दू मीडियम स्कूल्स थे वहाँ पे उर्दू सिखाई जाती थी, इंग्लिश में सिखाया जाता था हिंदी में सिखाया जाता था चीज़ों को, इंग्लिश में सिखाया जाता था, लेकिन अब तक बच्चों को उसमें कोई पढ़ाने वाला ठीक तरह से पैटर्न या कोई अच्छा टीचर वो नहीं था। टीचर्स थे तो, लेकिन ट्रेंड नहीं थे। सिस्टमैटिक बिल्कुल भी नहीं था जो एजुकेशन सिस्टम था। तो इसलिए यहाँ पे ये सेकमॉल जो था उसने अपना काम करना शुरू किया। बेसिकली यहाँ पे ये जो पढ़ाई होती थी उसमें लद्दाख के जो कल्चर है, वहाँ का लोकल कल्चर, उसको भी इग्नोर किया जाता था कई बार।
सेकमॉल ने यहाँ लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर एजुकेशन रिफॉर्म जो थे उनको स्टार्ट किया। एक गांव में एक छोटे से स्कूल से एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस स्कूल के अंदर टीचर्स को क्रिएटिव और फ्रेंडली, चाइल्ड फ्रेंडली जो एजुकेशन होती है, लर्निंग के मेथड्स होते हैं वो सिखाए गए। एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से आप बच्चों को और आसान तरीके से समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। करिकुलम की जो लद्दाखी कल्चर था उसके हिसाब से बदला गया। इंग्लिश को उर्दू के बजाय प्रायोरिटी दी गई कि यहाँ पे सिखाई जाए इंग्लिश उन लोगों को, क्योंकि बाकी बाहर की दुनिया में भी यही काम पे आनी है अब। इसके अलावा लद्दाखी लैंग्वेज जो है उसको भी यहाँ पे इस स्कूल में प्रमोट किया गया। ये स्कूल रन करना शुरू करता है, एक पायलट प्रोजेक्ट था, ये तब्दील हुआ एक सक्सेस में। और इसके बाद बताया जाता है करीबन 1994 में 28 साल की जब सोनम वांगचुक की उम्र थी तो उन्होंने एक और नया लॉन्च किया, एक नए इस तरह के मिशन को, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन न्यू होप। ऑपरेशन न्यू होप को जो लॉन्च किया गया था, इसमें क्या था कि सेकमॉल ने, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी, स्कूल्स में टीचर्स को ट्रेन करती थी, उसने लद्दाख के ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को के साथ में एक कोलैबोरेशन किया। और ये जो कोलैबोरेशन था ये बेसिकली एक ट्रायंगुलर अप्रोच आप इसको देख सकते हैं कि गवर्नमेंट प्लस एनजीओस और प्लस विलेज कम्युनिटीज़, इन तीनों का एक मिश्रण था। इसके साथ में बच्चों को टारगेट करना कि किस तरह से उन्हें अच्छा सिखाया जाए। इसमें विलेज एजुकेशन कमेटीज़ बनाई गई जिनको VECs कहा जाता है। तो विलेज एजुकेशन कमेटीज़ बनाई गई। 700 प्लस ऐसे टीचर्स थे जिनको ट्रेन किया गया लद्दाख के अंदर, 700 से ज़्यादा टीचर्स को। लोकल जो टेक्स्ट बुक थी वो बनाई गई, किस तरह से एक करिकुलम जो उसको डिज़ाइन किया जाएगा। तो ये सारा डिज़ाइन कर रहे थे एक नया एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे। साथ ही इंग्लिश मीडियम जो है वो सारी प्रॉपर जो पढ़ाई थी उसको शुरू किया गया। और इसके बाद जो सामने रिजल्ट्स आए, क्योंकि आप देखिए कि एक लंबा प्रोसेस था, सिखाया गया प्रॉपर तरीके से बच्चों को, उसके बाद टीचर्स को जो ट्रेन किया गया, तो जो रिजल्ट्स थे, परिणाम थे, वो सामने थे कि जो पास परसेंटेज था जो 5% तक रहता था वो 7 साल के अंदर ही 55% हो चुका था। और आज की डेट में देखा जाए तो 75% तक पहुंच चुका है। अब साल 1995-96 तक सोनम वांगचुक यहाँ पे ये सारे काम कर चुके थे, लेकिन इसी बीच में वो फ्रांस भी जाते हैं। फ्रांस के एक शहर ग्रेनोबल में उनका जाना होता है। और यहाँ पे क्यों गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो एक क्रेटियर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है वहाँ पे उन्होंने 2 साल के लिए एक कोर्स किया अर्दन आर्किटेक्चर में। अर्दन आर्किटेक्चर वो दरअसल इसलिए पढ़ना चाहते थे जिससे कि वापस लद्दाख आकर अर्दन सस्टेनेबल डिज़ाइंस जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके और बेहतर काम करने का मौका मिले। फाइनली जब वो अपना 2 साल का ये कोर्स कंप्लीट करके फ्रांस से वापस लद्दाख आते हैं, भारत आते हैं, इसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। 1998 में इस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया था कि जब लेह से 18 किलोमीटर दूर एक गांव है फी में सेकमॉल ने अपना एक स्कूल बनाया, एक ऐसा स्कूल जिसको आज फी कैंपस कहा जाता है, उसको फी कैंपस नाम दिया गया। उस समय इसके इनॉग्रेशन के लिए दलाई लामा जी आए थे खुद, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। 1998 में बना ये जो फी कैंपस है, आपको बता दें आज वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर स्कूल है। मिट्टी से बना है, मड ब्रिक से बना हुआ है, पैसिव सोलर हीटिंग पर काम करता है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी फॉसिल फ्यूल्स के बिना ऑपरेट कर सकता है। तो ये वो एक स्कूल है इस तरह का, दुनिया का ऐसा पहला। और ये इमारत जो है वो साल भर की जो धूप है उससे एनर्जी लेकर उसका उपयोग करके सौर तकनीक पर जो है वो निर्भर है पूरी तरह से। 70 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर रहते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं। और सेकमॉल ने 2016 में, आपको ये भी बताया जाए कि अपनी ये जो मिट्टी से बनी हुई इमारत है उसके लिए इंटरनेशनल टेरा अवार्ड जो है वो भी जीता था। लेकिन इस बीच में सोनम वांगचुक ने कुछ और भी किया था ऐसा जिससे दुनिया भर में उन्हें ख्याति प्राप्त हुई थी, बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई थी। दरअसल हुआ क्या कि 2013 की बात है, मई के महीने में उन्होंने ये देखा कि एक ब्रिज है और उसके नीचे गर्मी में भी जो बर्फ़ है वो जमी हुई है, पिघली नहीं है। यहाँ से उन्हें एक आइडिया आया। उन्हें आइडिया ये आया कि उन्होंने बड़े बड़े अलग अलग एरियाज़ के अंदर सर्दियों में पाइप से पानी का स्प्रे, वाटर स्प्रेइंग जो थी उसका काम शुरू किया। वाटर स्प्रेइंग करके इसके लिए जो शेप थे उनको इस तरह के शेप में ढाला गया कि वो कोन शेप स्ट्रक्चर बन जाए। कोन शेप स्ट्रक्चर को इसके लिए चुना गया था। और इसके बाद पॉइंट ये था यहाँ पे कि जब धूप पड़ती है तो धूप यहाँ पे कोन शेप स्ट्रक्चर में लगेगी ऊपर कम, जिससे कि पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे स्टोर हो पाएगा। बाद में उसको जो किसान है वो उसका यूज़ कर सकते हैं उस पानी का। तो इस तरह के बड़े बड़े कोन शेप स्ट्रक्चर जिनको आइस स्तूपा कहा जाता है ये बनाए गए। और इस नए इनोवेशन का जो पहला प्रोटोटाइप था वो अक्टूबर 2013 में स्टार्ट हुआ। जनवरी 2014 तक वो पूरी तरह से रेडी हो चुका था। और फाइनली ये स्प्रिंग समर में पिघल कर जो यहाँ से आइस पिघलती थी वो फार्मर्स को, किसानों को पानी देती थी। इतना पानी के अभी आपको आगे फिगर उसका बताया जाएगा। ये जो आइडिया था बेसिकली वो ग्लोबली हिट हुआ। इसके बाद ये जो आइस स्तूपास थे
वो अलग अलग जगह बनाए गए। और इनफैक्ट इसके लिए 2016 में रोलेक्स अवार्ड जो था वो भी दिया गया था सोनम वांगचुक को इस आइडिया के लिए। इसके बाद ये जो आइडिया था वो दुनिया भर में एक्सेप्ट किया गया और आज ये जो आइस स्तूपास हैं ये मंगोलिया में भी मिलते हैं, स्विट्ज़रलैंड में मिलते हैं, चिली में मिलते हैं, अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं और ये सारे जगह पे ऐसे बनाए गए। इनका जो कॉस्ट ओवरऑल जो होता था इस पूरे प्रोसीजर का वो 2 लाख से घटकर 60,000 रुपये के अंदर सीमित हो चुका है। उस समय जो पानी स्टोरेज करने के लिए अलग अलग जो टेक्निक्स थी तो वो जो कॉस्ट था 2 लाख से घटकर 60,000 रुपये तक आ गया। लद्दाख में 12 से ज़्यादा आइस स्तूपास हैं और 25 मिलियन लीटर पानी जो है वो देते हैं किसानों को। किसान उससे मल्टीपल क्रॉप्स जो हैं वो उगा सकते हैं। इस आइडिया को सोनम वांगचुक ने कभी पेटेंट नहीं किया, कभी भी उन्होंने इसको पेटेंट नहीं किया जिससे कि सभी लोग इसका फ्री में इस्तेमाल कर सकें। 25 मिलियन से ज़्यादा लीटर जो पानी है वो हर साल यहाँ पे बचाया जाता है। भारत में सोनम वांगचुक को ज़्यादातर लोग जानते थे इस समय तक, ये 2016 की हम आसपास की बात करें जब उन्होंने इसके लिए भी अवार्ड जीता है, तो इस समय तक ज़्यादातर लोग जानते थे उनके कार्यों की वजह से भी और इस वजह से भी कि 2009 में एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में जो फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर था, आमिर खान ने जिसको प्ले किया था, वो सोनम वांगचुक की ही लाइफ से इंस्पायर्ड था। तो जो रियल लाइफ रैंचो भी उनको कहा जाता है। एक इंटरव्यू में उनसे ये पूछा भी था इस मूवी के बारे में कि आपके ऊपर ये मूवी बनी है, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं पूरी तरह तो इससे रिलेट नहीं करता। इसकी वजह ये है कि मैं उस शख्स से ज़्यादा खूबसूरत हूँ, यानी आमिर खान से ज़्यादा खूबसूरत हूँ। ये उन्होंने एक मजाक के तौर पर यहाँ पे कहा था। ये सारी चीज़ें चली कि 2018 में उन्हें एक और बहुत बड़ा पुरस्कार मिला, एशिया का सर्वोच्च सम्मान, नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया जिसे कहते हैं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। वो भी इन्होंने यहाँ पे जीता 2018 में। लेकिन इसके बाद 2019 आता है। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था एक तरह से पूरे देश भर के लिए भी और सोनम वांगचुक के लिए भी। इस तरह से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया। पहला था लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख जो था वो इनमें से एक था। शुरू में जो लोकल्स थे उन्होंने इसको वेलकम किया, बहुत अच्छे से इस डिसीज़न का मान किया। लेकिन सोनम वांगचुक जो थे उन्होंने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए अपना वीडियो रिलीज़ किया था, ट्वीट वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे उनकी आई थी सामने। उन्होंने लेकिन यहाँ पे मोदी जी को थैंक्स करते हुए एक सवाल भी छोड़ा था। सवाल कुछ ये खड़े हुए यहाँ से कि लोग पूछ रहे हैं लद्दाख के पीएम से डायरेक्टली ये सवाल था कि क्या यूटी का स्टेटस मिलने के बाद लद्दाख के जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जाएगा। ये एक सवाल यहाँ से था और कहीं ना कहीं यहीं से जो प्रोटेस्ट थे उनकी शुरुआत अब हो चुकी थी। दोस्तों आपको बताएं इस वीडियो में कि आखिर क्यों सोनम वांगचुक को आज जेल भेजा गया है, एनएसए उनके ऊपर लगा। इसके पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी IQ हमेशा से आपकी इस तैयारी को मजबूत और आसान बनाता हुआ है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। स्क्रीन पर जो आपको बैचेस देख रहे हैं, लेटेस्ट क्लासेज हैं, जल्दी ही शुरू होने वाली हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद में जो आपको एक प्राइस दिख रहा होगा उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए VJ लाइव, ये आपका कोड है, इसको याद रखिएगा। ये VJ लाइव आप कोड वहाँ पे लगाएंगे, डिस्काउंट तो पाएंगे ही, अपनी तैयारी को मजबूत और आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो 2019 के बाद दरअसल हुआ क्या कि कुछ ही समय के बाद में आर्टिकल 370 के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जो डिससेटिस्फैक्शन था वो बढ़ता गया। यहाँ पे लद्दाखी जो लोग थे उनका, सोनम वांगचुक का, और इसी के बाद सोनम वांगचुक जो थे वो इन प्रोटेस्ट का एक मेन फेस बन गए। सामने आके वो प्रोटेस्ट करने लगे। उन्होंने दरअसल क्या किया था, यहाँ पे 6th शेड्यूल की डिमांड की थी ताकि लद्दाख का जो कल्चर है, उसका जो एनवायरनमेंट है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, सुरक्षित करके रखा जा सके। और यहीं से अगले ही साल यानी 2020 से उन्होंने हंगर स्ट्राइक जो थी वो शुरू कर दी थी। जब पहली बार ये हंगर स्ट्राइक हुई, इसके बाद पूरा नेशनल अटेंशन जो था वो उनकी इस कैंपेन को मिला। यहाँ से इस प्रोटेस्ट की एक तरह से शुरुआत हो चुकी थी, हंगर स्ट्राइक की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन लद्दाख को दरअसल ये 6th जो शेड्यूल है वो चाहिए क्यों, इसे एक बार समझ लेते हैं। देखिए 6th शेड्यूल से लद्दाख को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। 6th शेड्यूल से लद्दाख को लोकल ऑटोनॉमी मिलती है और उनके जो डिसीजंस हैं वो उनके इलेक्टेड काउंसिल्स ले सकते हैं। अभी इस समय लोगों का ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा पावर में है। लद्दाख की पॉपुलेशन, जो मोस्टली पॉपुलेशन है, वो ट्राइबल है। 97% पॉपुलेशन ऐसी है जो ट्राइबल है और इस वजह से जो ये शेड्यूल 6 है उससे उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को, उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी को एक प्रोटेक्शन मिलेगा, एक सेफ्टी मिलेगी। इसके बाद लद्दाख की जो लैंड है, जॉब्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आउटसाइडर्स से कहीं ना कहीं वो उनके हाथ में ना चली जाएं, उनके जॉब ना छिन जाएं, उनकी जो ज़मीनें हैं तो उससे वो उनके हाथों में ना चली जाएं, इससे भी उनको प्रोटेक्शन मिलता है।
और चौथी चीज़ कि लद्दाख का इकोसिस्टम बहुत ही फ्रेजाइल है, टूरिज्म और लार्ज प्रोजेक्ट से डेंजर हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो इस वजह से जो 6th शेड्यूल है वो काउंसिल एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पे जो रूल्स हैं वो बना सकता है, काउंसिल्स बना सकता है, और यहाँ पे इसके बाद में लद्दाख को प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है। पांचवी चीज़ एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, लोकल जॉब्स की कमी है। 6th शेड्यूल काउंसिल्स जो हैं वो पॉलिसीज़ बना के जॉब्स क्रिएट कर सकती हैं। तो इस वजह से 6th शेड्यूल जो है उसकी डिमांड लगातार लद्दाख कर रहा है, और सोनम वांगचुक इसका एक मेन फेस बनकर सामने अभी तक आए हैं 2020 से। 2020 में ही जो पहला प्रोटेस्ट था वो शुरू हो चुका था यहाँ से। अब क्या हुआ कि ये प्रोटेस्ट चलते रहे, डिमांड सेंटर से की जाती रही, ये सारी चीज़ें हुई। इस बीच में सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, कई बार बातचीत हुई, डायलॉग्स हुए। 2023 में सोनम वांगचुक ने क्लाइमेट चेंज और 6th शेड्यूल के लिए फिर से एक बार डिमांड करते हुए ये ऐलान किया कि वो प्लान कर रहे हैं खरदुंगला पास पे फास्ट करने का, बहुत ही ऊंचाई पर फास्ट करने का, वहाँ पे हंगर स्ट्राइक की जाएगी। लेकिन अथॉरिटीज़ जो थी, जब उनको इस बात की भनक लगी, पता चला, तो उन्होंने उनको रोक दिया, हाउस अरेस्ट में रखा गया। इसके बाद उन्होंने जनवरी 2023 में -40 डिग्री टेम्परेचर तक बताया जाता है उस समय लेके अंदर, जब उन्होंने टेंट लगाकर वहाँ पर प्रोटेस्ट अपने शुरू कर दिए। खरदुंगला पास पर तो नहीं हुआ प्रोटेस्ट, लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट अपना शुरू किया जब वो हाउस अरेस्ट से निकले हैं। इसके अगले साल, ये 2023 की बात थी, अगले साल मार्च 2024 में उन्होंने एक बार फिर से अपना जो फास्ट था वो शुरू किया, उसको कंटिन्यू किया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड डिमांड करते हुए ये फास्ट जो थे इसको किया था। लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल की मांग, वही मांग, उसको करते हुए ये फास्ट दोबारा शुरू किए थे। और इसी साल सितंबर 2024 में वो अपने 120 एक्टिविस्ट को लेकर लेह से दिल्ली तक मार्च करते हैं। लेह से दिल्ली आ जाते हैं। खैर, जब दिल्ली आने वाले थे, बॉर्डर पर थे दिल्ली के, तब वहाँ पे उनका डिटेंशन हुआ, उनको अरेस्ट किया गया, डिटेंशन करके उनको रखा गया। यहाँ पे इन 120 एक्टिविस्ट को भी उनके साथ में रखा गया। खैर, इसके बाद जब रिलीज़ हुए, डिटेंशन सेंटर से बाहर आए, तो 2 अक्टूबर को उन्होंने राजघाट पर पहुँच दिल्ली में गांधी जी को श्रद्धांजलि दी, और इसके बाद में वापस लद्दाख चले जाते हैं। लेकिन इसी महीने वांगचुक ने फिर से 16 दिन की हंगर स्ट्राइक जो थी वो शुरू कर दी। ये हंगर स्ट्राइक जब शुरू हुई तो अब होम मिनिस्ट्री जो थी, उन्होंने दिसंबर के महीने में डायलॉग का एश्योरेंस दिया, बोला कि हम बातचीत करेंगे, आश्वासन दिया इस चीज़ का। इसके बाद फाइनली उन्होंने 21 अक्टूबर के आसपास में ये जो स्ट्राइक थी 2024 में, उसको ख़त्म कर दिया था। लगातार अभी तक स्ट्राइक्स जो थी उनकी चली आ रही थी। इस बीच में वो दिल्ली भी आ चुके थे, लद्दाख में वापस जाके भी उन्होंने स्ट्राइक की। लेकिन अब एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से सोनम वांगचुक को एक अलग नज़रिए से यहीं से देखा जाने लगा था। हुआ क्या कि सोनम वांगचुक ने जनवरी 2025 के आसपास की बात बताई जाती है, जब पाकिस्तान के एक मीडिया ग्रुप डाउन के एक इवेंट में हिस्सा लिया। वो पाकिस्तान जाते हैं। ये जो इवेंट था UN के क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ब्रेथ पाकिस्तान के नाम से एक इवेंट था, उसका पार्ट होने वाला था। ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो हिंदू कुश हिमालयन जो कंट्रीज़ हैं उनके एक इंटरनेशनल कॉपरेशन का फोरम था। तो वहाँ पे इसके लिए कॉन्फ्रेंस की जाने वाली थी, और ब्रेथ पाकिस्तान नाम से इसका इवेंट का नाम रखा गया था। डॉन न्यूज़पेपर की तरफ से ये जो सोनम वांगचुक थे उनको बुलाया गया था। लेकिन ये जो विजिट थी वो हमारी एजेंसीज़ जो हैं, खुफिया विभाग जो हैं, उन सब के भी स्कैनर पर अंडर स्कैनर आ चुकी थी। अब सेंटर की भी नज़र थी कि आखिर पाकिस्तान के साथ वांगचुक के क्या ताल्लुकात हैं और वो वहाँ पे क्यों गए हैं। क्योंकि यहाँ से आप देखिए कि ये जो जनवरी का महीना है और उसके बाद आज जब हम सितंबर में बैठे हैं, इस बीच में भारत पाकिस्तान के बीच जो चीज़ें हुई हैं, ऐसी पहले कभी ऐसी इस तरह से देखने को नहीं मिली हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हमले किए गए भारत के ऊपर, पहलगाम हुआ, फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, दोनों मुल्क जो देश हैं उनके बीच में जो टेंशन्स रहीं बॉर्डर पर, उसके बाद में आज की डेट में आप देखें तो खिलाड़ियों के बीच में भी जो इंडिया पाकिस्तान के मैच हो रहे हैं तो उनमें भी जो टेंशन्स का माहौल सामने दिखता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हुई, तो इसमें जो एक सवाल था कि आखिर ये जो सोनम वांगचुक हैं वो पाकिस्तान क्यों गए, इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका था, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी था। और एजेंसीज़ की निगाह में तो वो लगातार इस समय से ही बने हुए थे। 10 सितंबर 2025 आता है। ये वो दिन था जब एक बार फिर से सोनम वांगचुक ने लेह के शहीद पार्क में 35 दिन की हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया। इनफैक्ट 35 दिन की हंगर स्ट्राइक यहीं से, इसी दिन से शुरू कर दी गई थी। एक बार फिर से जो डिमांड्स थी वो सामने थी। डिमांड थी कि लद्दाख को फुल स्टेटहुड 6th शेड्यूल में इंक्लूजन किया जाए उसका। देश भर की सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने इस डिमांड का इस बार समर्थन करना शुरू किया। ये जो सोनम वांगचुक थे उनके साथ में खड़ी हो गई आके। लगातार सोशल मीडिया पर ये सारे पोस्ट जो थे वो वायरल होने लगे। देश के बाहर से, दुनिया भर से भी लोगों की नज़र जो थी वो इस पूरी हंगर स्ट्राइक के ऊपर थी। ये सारी चीज़ें चलती हैं, करीबन 14 दिन यहाँ से निकलते हैं।
14 या 15 दिन निकलते हैं और 15वां दिन था इस स्ट्राइक का, इस हंगर स्ट्राइक का 24 सितंबर को, 24 सितंबर 2025 माफ़ कीजिएगा। हुआ क्या इस दिन 15वें दिन पे कि दो ऐसे हंगर स्ट्राइकर्स थे जो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, जिनका नाम था शेरिंग आंगचुक जो 72 साल के थे और ताशी डोलमा 60 साल के। ये दोनों हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और सिचुएशन इसके बाद में ही भड़कना शुरू हुई। कुछ इस तरह सिचुएशन भड़कती है कि लेह के अंदर बताया जाता है, जो आंकड़े हैं कि 4000 से 5000 ऐसे लोग थे, प्रोटेस्टर्स थे, जिन्होंने बंद का ऐलान किया। वो सामने आ गए सड़कों पर, यूथ था ज़्यादातर, उसमें से मोस्टली यूथ था। सोनम वांगचुक के जब इस बीच में वीडियो सामने आते थे तो उनका ये भी कहना होता था कि ये लद्दाख के जो युवा हैं उनका एक आउटबर्स्ट है, जेनजी रिवॉल्यूशन आप इसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए कि नेपाल में जो हुआ पिछले कुछ दिनों के अंदर, वहाँ की सरकार को गिराया गया किस तरह से और यूथ सामने आके उसने इस तरह का काम किया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर एक गलत तरीके से भी देखी जा रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि नौकरी ना मिलने की वजह से जो यूथ है, जो युवा हैं, वो बेचैन हैं, सोशल अनरेस्ट जो है वो इसकी वजह बना हुआ है ये सब, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। तो इसकी सोशल अनरेस्ट की वजह ही यही है। यहाँ कोई भी डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ उनकी आवाज़ को सुना जा सके। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपने उन वीडियोज़ में भी बताया, इसके बारे में कहा। लेकिन यूथ का ये जो प्रोटेस्ट था वो धीरे धीरे करके आप ये देखिए इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली वायलेंट हो जाता है कि 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई। बीजेपी का जो ऑफिस था उसको जला दिया गया, हिल काउंसिल और पुलिस के जो गाड़ियाँ थीं, व्हीकल्स थे, उनको जलाया गया। पुलिस पर्सनल्स पे अटैक किया गया, सीआरपीएफ के जवानों पर अटैक किया गया। बदले में रिप्लाई देते हुए पुलिस ने यहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने टीयर गैस छोड़ी, लाठीचार्ज किया और सेल्फ डिफेंस में फायरिंग भी की, जिसमें हुआ क्या कि 4 प्रोटेस्टर्स थे जिनकी मौत हो जाती है। अब चारों की जो उम्र थी आप वो सुनिए। एक की उम्र 19 साल, 20 साल, 23 साल और 46 साल। गोली लगी, उनकी डेथ हुई। इसके अलावा 80 से ज़्यादा सिविलियंस ऐसे थे जो कि इंजर्ड हुए, बुरी तरह इंजर्ड हुए, और 70 से 80 ऐसे सीआरपीएफ जवान और पुलिस पर्सनल्स थे जो कि घायल हो गए। ये सारी चीज़ें हुई। प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुका था। गवर्नमेंट का यहाँ पे सीधा सीधा कहना था कि हम डायलॉग चैनल्स से जो रीजनल ग्रुप्स हैं उनके साथ में लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। लेकिन जो वांगचुक हैं उन्होंने अपने शब्दों से, जो उनकी प्रोवोकेटिव स्पीच थी, उसने इस पूरी सिचुएशन को ख़राब किया, जिसके बाद ये जो यूथ है सड़कों पर आया और उसने दंगा करना शुरू कर दिया। ये चीज़ सामने आई। वायलेंस जो था, जब ये वायलेंस हुआ उसके बाद ये भी बताया गया सरकार के द्वारा कि फास्ट तोड़कर, जो उनकी हंगर स्ट्राइक थी तो अपना जो फास्ट था उसको तोड़कर वांगचुक यहाँ से सिचुएशन को संभालने की बजाय एम्बुलेंस में चढ़कर सीधा घर पहुँच जाते हैं, वो घर चले जाते हैं। ये सारी बातें जब सामने आई तो इसके बाद में उंगलियाँ सीधा सोनम वांगचुक के ऊपर उठने लगी। 2 दिन के बाद ही 26 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे के आसपास सोनम वांगचुक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही लेह पुलिस जो है वो उन्हें इसी दिन, जो 26 सितंबर का दिन था, वहीं पे जाके उनके घर पे जाके उन्हें अरेस्ट कर लेती है। क्यों अरेस्ट किया गया था? क्योंकि उनके ऊपर आरोप ये लगा था कि 24 सितंबर को, जो 2 दिन पहले वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, उनकी वजह से जो लोगों की जान गई है, तो इसको भड़काने के आरोप में उनको अरेस्ट किया जा रहा है और सीधा उन पे NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया। वांगचुक के अरेस्ट के बाद लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा कि अगर सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक तभी कैंसिल कर दिया होता जब सरकार ने उनके साथ डायलॉग की शुरुआत की थी और एश्योरेंस दिया था कि आगे इस पे बातचीत चल रही है, आपकी कई सारी मांगों को माना जा रहा है, तो ये पूरा जो वायलेंस है वो होता ही नहीं, इसको अवॉइड किया जा सकता था। उन्होंने वांगचुक के ऊपर प्रोवोकेटिव स्पीचेस का और उनकी वीडियोस में इस तरह से चीज़ें बता के कि वीडियो के अंदर भी प्रोवोकेटिव स्पीचेस दे रहे हैं, यूथ को भड़का रहे हैं, रीजनल जो अनरेस्ट है वो यहाँ पे सामने ला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, इस वजह से 24 सितंबर को ये सब चीज़ें हुई हैं। तो इसके बारे में भी कहा गया रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी, लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी, सरकार में भी यही सब बात थी। और ये भी बताया गया कि वो नेपाल एजिटेशन का, अरब स्प्रिंग का, इन जैसे इवेंट्स का रेफरेंस देकर युवाओं को भड़का रहे थे। तो ये सारे आरोप जो थे वो सोनम वांगचुक पर लगाए गए। उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए, सोनम वांगचुक के सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से उनको सीधा राजस्थान लाया जाता है लेह से, और इसके बाद राजस्थान लाने के बाद जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। देश भर में लोग इसके बाद इस केस के ऊपर बात कर रहे थे। लोगों को ये लग रहा था कि अचानक से एक शख्स जो अभी हीरो था वो सडनली विलन कैसे बन गया। लेह में इंटरनेट सर्विसेज जो थी उनको सस्पेंड कर दिया जाता है इनके अरेस्ट के बाद में। लेकिन इसके बाद जो आरोप सामने और आने लगे, उन्होंने एक तरह से देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सोनम वांगचुक के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये आखिर है क्या सच में उन्होंने इस तरह के कुछ काम किए हैं, क्या वो सच में एक विलन है। हुआ क्या कि लद्दाख के DGP SD सिंह जामवाल ने
ये कहा अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये पूरा वीडियो फुटेज भी सामने आई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एक PIO से, यानी पाकिस्तान के एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से, ISI के एक एजेंट से कांटेक्ट में थे लगातार सोनम वांगचुक, और वो एजेंट जो है वो अभी अरेस्ट हो चुका है। पाकिस्तान के एक जो न्यूज़पेपर है डॉन न्यूज़पेपर, तो उसके इवेंट में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। उसके बाद वो बांग्लादेश भी गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ जो उनके लिंक हैं, बांग्लादेश के साथ में जो लिंक हैं, उस पर सवाल उठता है। इसके बाद CBI ने वांगचुक के जो NGO हैं, साथ ही साथ जो उनका एक हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग है HIAL, उसके ऊपर FCRA के तहत यहाँ पे जांच शुरू कर दी है। उसका वायलेशन बताया है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के तहत यहाँ पे वायलेशन है की जा रही थी। इनके इस NGO के अंदर फंडिंग आ रही थी। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इंस्टीट्यूट के लिए जो लैंड दी गई थी, जो लैंड अलॉटमेंट था, उसको कैंसिल कर दिया यहाँ पे। FCRA वायलेशंस में अब क्या एलिगेशन लगाए गए हैं, क्या आरोप लगाए गए हैं, उनको भी समझिए कि आखिर क्या फॉरेन फंडिंग थी जो आ रही थी। तो सामने ये आता है कि पहला तो है, 5 पॉइंट बताए गए हैं इसमें कि 3.5 लाख रुपए की जो बस की सेल है वो FCRA अकाउंट में गलत डिपॉजिट यहाँ पे सामने दिखता है, उसका किया गया है। 54,600 रुपये के गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। 4,90,000 का जो स्वीडिश ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चनेबल पर्पस के लिए फ़ंड है वो आया हुआ है, तो ये फॉरेन फंडिंग है 4,90,000 रुपये की। इसके अलावा 19,600 का कोविड के पीरियड में एक डोनर को रिटर्न किया गया है, वो भी एक अकाउंट में गया हुआ है, और 79,200 रुपये के फूड फीस रिलेटेड इशू है। तो ये सब सामने आते हैं। अब ये अमाउंट उतने ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन मामला जो है वो सारे के सारे FCRA के वायलेशन का है, और उसके वायलेशन की वजह से ही यहाँ पे जांच जो है वो हो रही है। NGO HIAL जो उनका है, सेकमॉल जो है, सेकमॉल ने इतने सारे जो लगातार काम किए, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके ऊपर के वो फंड मिसयूज़ यहाँ पे कर रहे थे। अनडिक्लेयर्ड जो बैंक अकाउंट्स हैं उनसे यहाँ पे पैसा आ रहा था, और फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो बिना वैलिड FCRA लाइसेंस के रिसीव किए जा रहे थे। इसके बाद CBI ने अभी उनकी जो फंडिंग है उसकी ऑडिट करना शुरू कर दिया है, लेकिन वांगचुक की अब जो उनकी वाइफ हैं, उन्होंने सामने आके ये आरोप लगाए हैं कि ये ओवरऑल पूरी तरह से सरकार के द्वारा किया गया एक विच हंट है। उन्होंने ये कहा कि जो फूड फंड्स सॉवरेनिटी के प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसा था, गवर्नमेंट ने इसे गलत इंटरप्रेट किया हुआ है, और यहाँ पे ये जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं टोटली बेबुनियाद हैं। उनकी वाइफ ने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान उनका जाना हुआ था तो वो एक UN का इवेंट था, क्लाइमेट चेंज के ऊपर इवेंट होना था, और उस वजह से यहाँ पे एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट होने के नाते, या एक कहें कि इतना काम करने की वजह से एशिया में उनको सबसे बड़ा सम्मान मिला, इस वजह से उनको यहाँ पर बुलाया गया था। ऐसे कई सारे अलग अलग कंट्रीज़ में वो गए हैं इस तरह के सेशंस में, वहाँ पे जाके उन्होंने PM मोदी की तारीफ़ ही की है। ये सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं, उनकी वाइफ बता रही हैं सामने। लेकिन अब ये केस कहाँ तक जाता है ये देखना होगा, और अभी तक की जो पूरी कहानी थी, जो पूरा केस है, वो हमने आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे जो भी अपडेट आएगा वो आपको बताया जाएगा। आपकी क्या राय है सोनम वांगचुक के अरेस्ट के ऊपर, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपकी राय है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान भी आपके हमारे बीच में होता है। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।